हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 16 सितंबर 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है। वर्तमान समय में एक निर्माणाधीन अवस्था में है मुगल नाम से म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है। ये घोषणा किस सरकार ने की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने की है? निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अब किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। लेकिन उससे पहले जानते हैं मुगल म्यूजियम क्या है, इसका निर्माण कहाँ हो रहा है। अगर हम बात मुगल म्यूजियम की करें तो इसका निर्माण हो रहा है ताज नगरी के अंदर, यानी कि आगरा के अंदर। कहाँ हो रहा है? आगरा के अंदर। आप सभी आगरा को जानते होंगे, आगरा के अंदर ताजमहल है। आज आगरा के अंदर मुगल, क्योंकि ताजमहल भी जो है इसको भी मुगलों के द्वारा ही बनाया गया है, तो यहाँ पर मुगल म्यूजियम का निर्माण हो रहा है और इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदल लिया है। इसका नाम बदल कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर हम विद्वानों के तर्क देखें, अगर राजनीतिक पार्टियों को भी छोड़ दें, तो उनका कहना है कि यदि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है तो उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर अन्य म्यूजियम का निर्माण करा देना चाहिए था, इस म्यूजियम का नाम नहीं बदलना चाहिए था। ये सभी की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है और इसके अंदर सभी के अपने अपने कारण और अपने अपने तरीके भी हो सकते हैं, अपनी अपनी बातें हो सकती है, अपने अपने तर्क हो सकते हैं कि किस का नाम क्या होना चाहिए था। और अगर हम बात करें मुख्य रूप से और अन्य राजनीतिक दलों की या फिर अन्य लोगों की, तो उनका यही कहना है कि सरकार को युवाओं को रोजगार देना चाहिए, ना कि किसी का नाम बदलना चाहिए। इस पर ध्यान देने के बजाय लोगों के रोजगार और जिस प्रकार से भी उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा पर सरकारी कर्मचारी आगे से रखे जाएंगे, उसको प्रक्रिया के अंदर जो बदलाव लाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस पर बदलाव, उसके अंदर बदलाव लाने के बजाय जो सरकार ने नाम बदला है इसका विरोध हो रहा है। इसलिए क्योंकि सरकार को संविदा का जो सरकार ने फैसला लिया है उसको अपना बदलना चाहिए था और सरकार को इन चक्करों में ना पड़कर युवाओं को रोजगार देने के बारे में सोचना चाहिए था। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश इस कारण से काफ़ी आजकल सुर्खियों में और चर्चाओं में है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है और लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के। आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी जो बेंच है यानी कि जो उसकी शाखा है वो भी लखनऊ में ही स्थित है। कहाँ है? लखनऊ के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, उसकी एकमात्र जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ में ही है। अगर बात मुख्यमंत्री के बारे में करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर राज्य के अंदर सरकार है। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। अब आप सोच रहे हो कि आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल के साथ साथ एमपी की राज्यपाल कैसे हो सकती हैं, या एमपी की राज्यपाल के साथ साथ यूपी की राज्यपाल कैसे हो सकती हैं। अब इस संबंध में मैं आपको डेली नहीं बता सकता विस्तार से कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपका ही नुकसान होता है। बार बार एक चीज़ पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि रिवीजन करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम एक ही टॉपिक को कुछ स्टूडेंट की वजह से बार बार बताएंगे, बार बार उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा बताना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं है। अगर आप आनंदीबेन पटेल के बारे में जानना चाहते हो और आपके लिए जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है और आप इसको लेकर विचलित भी होंगे कि आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश की भी, लेकिन कैसे? ऐसे कई राज्यपाल हैं भारत के अंदर जो एक राज्य के साथ साथ 2 राज्यों के राज्यपाल हैं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो जो गोवा और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, चाहे आनंदीबेन पटेल हो, इनके बारे में जानने के लिए मैंने आपके लिए एक अलग से क्लास ली थी। आप उस क्लास को लेकर वहाँ पर क्लास को जाकर देख सकते हैं, क्लास को जाकर आप ले सकते हैं, आपके लिए यही बेहतर होगा। अब करंट अफेयर्स के अंदर मैं डेली आपको बताऊँ तो ये ज़्यादा लंबा हो जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर अधिकतर स्टूडेंट को ये बात पता भी चल चुकी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी में आगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो राजकीय पक्षी यहाँ का सारस या क्रोंच है। राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्मिक मंत्रालय ने किससे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी
निदेशक के रूप में नियुक्त किया है राजेश खुल्लर को। किसे नियुक्त किया है? राजेश खुल्लर को नियुक्त किया है। अब बात अगर मैं आपसे विश्व बैंक की करूँ यानी कि द वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं ये अमेरिका ने किस देश के साथ किए हैं? ये किए हैं मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। अब बात पहले अगर हम आपसे मालदीव की करें, क्योंकि मालदीव के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। इब्राहिम मोहम्मद सालेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। किसको हराकर? विक्टोरिया अजारेंका को हराकर। किसने? नाओमी ओसाका ने। अब ये है जापान से। कहाँ से हैं? जापान से हैं। जापान की अगर बात करें, जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिन्होंने हाल ही में हाल ही में अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं उसके बारे में अगले आगे क्वेश्चन में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं जापान के संबंधित जो है अन्य क्वेश्चन है जो परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जापान के अंदर से हाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, वो भी मैं आपको उसी संबंधित आगे क्वेश्चन है उसमें करा दूंगा। तो पहले जानेंगे जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के सम्राट हैं नारुहितो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो एक अलग मामला है, लेकिन सम्राट होते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ, एक उदाहरण दूँ, जिस प्रकार से सऊदी अरब यूएई के अंदर किंग होते हैं, किंग सलमान, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर किंग सलमान यानी कि वही प्रमुख होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जापान के और वहाँ पर अंतर क्या है, इन दोनों जगह पर ये अंतर ये है कि वहाँ पर वे प्रमुख होते हैं और ये यहाँ पर जापान के अंदर ये बतौर संरक्षक होते हैं, यानी कि संरक्षक के रूप में होते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी रहे, ये जो नारुहितो हैं यानी कि यहाँ पर सम्राट भी समयावस्था के साथ चेंज होते रहते हैं। तो वर्तमान में जो यहाँ के सम्राट हैं जापान के, वो हैं नारुहितो। अगर जापान की करेंसी की बात करें तो जापान की करेंसी येन है और मैंने आपको बताया सम्राट यहाँ के संरक्षक के रूप में होते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र संरक्षक बना के छोड़ दिया, ना उनसे कोई पूछताछ होगी, ना उनसे पूछकर कोई फैसला लिया जाएगा। इनकी मुख्य भूमिका होती है यहाँ के जो संरक्षक होते हैं, यानी कि उनको विशेष रूप से सम्मान और इज्जत दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? क्या क्या है? उद्घाटन और शिलान्यास क्या है? किस राज्य की जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी हुई? तो ये राज्य है बिहार। आपको पता है कि आगे बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है। अब आप ही समझ सकते हैं कि आगे क्या प्रक्रिया होगी क्या नहीं होगी। तो बिहार के अंदर चुनाव है। बिहार, ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि अपने से बहुत सारे स्टूडेंट तो बिहार से भी होंगे और कुछ स्टूडेंट तो ये भी कह रहे थे जिस समय वो बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा था कि एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा 15 दिसंबर को, कि बिहार चुनाव की वजह से डेट आई है। पता नहीं कि आपकी बात सही है जो स्टूडेंट इस तरह कमेंट कर रहे थे, या फिर रेल मंत्रालय की बात सही है कि वो 15 दिसंबर को एग्जाम कराएंगे या नहीं। देखते हैं क्या होता है। तो बिहार की अगर बात करें, बिहार की राजधानी पटना है। एनटीपीसी के साथ साथ उसमें ग्रुप डी का भी एग्जाम है, लेकिन पहले एनटीपीसी का होगा तो उसके बाद ही ग्रुप डी का होगा। हालांकि जो डेट आई है वो एनटीपीसी की है। अगर बात राजधानी की करें तो पटना यहाँ की राजधानी है और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल हैं यहाँ के फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? यानी कि जो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, इसका मेंबर चुना गया है। ये यूनाइटेड नेशन का है और आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था है। तो भारत को अगले 4 सालों के लिए इसका सदस्य चुना गया है। कितने सालों के लिए? अगले 4 सालों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियर्स दिवस, इंजीनियर्स डे यानी कि इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। लोग कहते हैं कि इंजीनियरों को रोजगार नहीं मिलता। बिल्कुल दोनों ही तरह की बात हो सकती है कि लोग कहते हैं कि जो अधिक मेहनत करता है उसको रोजगार भी मिलता है, उसको जॉब भी मिलती है, उसका प्लेसमेंट भी होता है। बिल्कुल है ऐसा। लेकिन अगर बात करें खासकर हमारे देश के अंदर, होता क्या है कि अधिकतर बच्चों को दबाव होता है इंजीनियर्स और डॉक्टर बनने का। उससे क्या होता है कि उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, उनका एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन जब वो मन लगा काम नहीं कर पाते तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि ये भी हकीकत है कि
बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रोज़गार नहीं मिलता अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद, जिनका लक्ष्य होता है इंजीनियर बनना भी, उनको भी रोज़गार नहीं मिलता, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और एक समय था जब इंजीनियर की बहुत ज़्यादा मान्यता होती थी, लेकिन मान्यता आज भी इंजीनियर्स का अपना एक विशेष महत्व है, एक योगदान है, देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। लेकिन जो पहले जिस नज़रों के साथ, जिस दृष्टि के साथ इंजीनियर को देखा जाता था, उसके अंदर अगर कहें कि उसके अंदर कमी आई है कहीं ना कहीं। लेकिन इंजीनियर तो इंजीनियर होता है, लेकिन उसके अंदर पहले की अपेक्षा में आज कमी आ गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योशीहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो योशीहिदा सुगे मैंने आपको भी बताया था, आगे बताऊंगा, तो वही क्वेश्चन आ गया है। योशीहिदा पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया था। अब यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं योशीहिदे सुगा, किस देश के, जापान के। कहाँ के, जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। करेंसी यहाँ की येन है और यहाँ की राजधानी टोक्यो है। सम्राट यहाँ के नारुहितो हैं। ये बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पीछे जो क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेको कोनिशी को किसने नियुक्त किया है। तो टेको कोनिशी को नियुक्त किया है कंट्री डायरेक्टर के तौर पर एडीबी ने, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब बात अगर हम आपसे एशियन डेवलपमेंट बैंक की करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस में है। कहाँ है, फिलीपींस में। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इजराइल और बहरीन के बीच शांति समझौता किसने कराया है। इजराइल और बहरीन के बीच शांति समझौता कराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किन किन देशों के बीच समझौता कराया है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि इजराइल के साथ किन देशों का समझौता कराया है। तो ये जो अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये दूसरा खाड़ी देश बन गया है, यानी कि दूसरा देश बन गया है जिसका इन्होंने समझौता कराया है। तो पहले तो जानिएगा समझौता किसने कराया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। किसके साथ, इजराइल के साथ में। और समझौता किसका कराया है, समझौता कराया है बहरीन का। इससे पहले ये सऊदी अरब के साथ भी समझौता करा चुके हैं। किसका, सऊदी अरब के साथ में समझौता करा चुके हैं इजराइल का। अब इजराइल के साथ समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था। सऊदी अरब के साथ में उस समय सऊदी अरब सुर्खियों में रहा था, लेकिन अब इन्होंने समझौता कराया है बहरीन के साथ। किसके साथ, बहरीन के साथ। बात अगर आपसे इजराइल की करें, इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है, इसको येरूशलम भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के। बहरीन की अगर बात करें जिससे वर्तमान में समझौता कराया गया है, तो बहरीन की राजधानी मनामा है और यहाँ के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। कौन, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा प्रधानमंत्री हैं बहरीन के और मनामा यहाँ की राजधानी है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।